गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बात करेंगे चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के बारे में। अब चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र कब आया और क्यों आया? जैसा कि आप सभी लोगों को पहले हम बता चुके हैं कि कंपनी का एक आज्ञा पत्र हुआ करता था जिसको 20 वर्ष के बाद पुनः इनको रिन्यूअल कराना पड़ता था, यानी कि परिवर्तित और संशोधित कराना होता था। तो 1813 के बाद 1833 में आया चार्टर एक्ट। 1833 के बाद में 1853 में जब चार्टर एक्ट आया तो उसको 20 वर्ष के बाद पुनः संशोधित करना था। इस 20 वर्ष के समय में कंपनी के डायरेक्टर यह अनुभव कर चुके थे कि भारतीय शिक्षा की अवहेलना करना ठीक नहीं है। आपने पूर्व में पढ़ा है कि मैकाले ने अपना निस्संदन सिद्धांत इन वर्षों में लागू कर दिया था और उसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग जन शिक्षा उचित नहीं थी। सिर्फ एक वर्ग को, एक उच्च वर्ग को ही शिक्षा दी जाती थी। परंतु कंपनी के डायरेक्टर ये समझ चुके थे कि अगर जो वही हम सिद्धांत लागू करते रहेंगे तो विद्रोह की संभावना हो सकती है। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के इन सुझावों की पूर्ति हेतु कंपनी ने अपने एक सुयोग्य अधिकारी, जिसका नाम था चार्ल्स वुड, और वो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष भी थे, उनको भारतीयों की शिक्षा हेतु नीति निर्देश तैयार करने को कहा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने 1854 में एक पत्र ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत किया। यही पत्र चार्ल्स वुड के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहलाता है। और आप ये भी जान लीजिए कि 1853 के वर्ष को आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास की किशोरावस्था की संज्ञा भी प्रदान की जा सकती है, क्योंकि इस समय भारत में कंपनी के द्वारा दिए गए शिक्षा प्रयासों को और अधिक व्यापक बनाने पर बल दिया गया था। और ये सर्वप्रथम प्रयास था जबकि कंपनी को प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक रूपरेखा निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया था। इस घोषणा पत्र के प्रकाशित होने के बाद भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के स्वरूप को एक राजनैतिक मान्यता प्रदान कर दी गई। इस अभिप्राय से इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को या वुड डिस्पैच को। यह एक व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत एवं बहुआयामी सुझाव था। अब हम देखते हैं वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या रही। सिफारिशें मतलब जो ये लोग अपने बातें रखते थे कि ऐसा होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम ऐसा होना चाहिए, कौन सी शिक्षा संस्थानों की हम व्यवस्था करेंगे, स्त्री शिक्षा के बारे में जो विचार दिए जाते थे वही सिफारिशें कहलाती थी। तो हम पहले बिंदु पर आते हैं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाएं। इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव रखा गया। हालांकि यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा तथा अन्य परिस्थितियों में भारतीय भाषा को ही संज्ञा दी गई, परंतु इसने भी पाश्चात्यीकरण को ही अधिकतर जोर दिया गया और अंग्रेजी भाषाओं के प्रचार प्रसार पर विशेष बल दिया गया। दूसरा था क्रमबद्ध शिक्षा संस्थानों की स्थापना। क्रमबद्ध शिक्षा संस्थानों की स्थापना में घोषणा पत्र ने सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक एक संगठित तथा क्रमबद्ध योजना प्रस्तुत की गई। हम आपको पूर्व में ही बता चुके हैं कि यही एक पहला घोषणा पत्र था जिसमें प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक पूरा स्थान दिया गया। इसमें किसी भी स्तर को छोड़ा नहीं गया था। हर एक स्तर पर शिक्षा की बारे में विचार विमर्श करके प्रॉपर योजना प्रस्तुत की गई थी। तीसरा बिंदु है प्राथमिक शिक्षा के लिए संस्तुतियां तथा जन शिक्षा को महत्व। हमने अभी आपको बताया कि वुड के घोषणा पत्र के आने से पहले मैकाले का निस्संदन सिद्धांत लागू किया जा चुका था। तो वुड के घोषणा पत्र ने स्वीकार किया कि शिक्षा में निस्संदन सिद्धांत से शिक्षा को बहुत आघात पहुंचा है। अतः वुड ने जन शिक्षा की संस्तुति की। वुड ने संस्तुति की कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक धन लगाकर प्रत्येक जिले में इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि इसके पूर्व में ये था कि प्राथमिक शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो वो सिर्फ एक वर्ग को दी जानी है और निचले वर्ग तक छन छन के आनी है। परंतु वुड ने इसकी संस्तुति की कि प्राथमिक शिक्षा को जन शिक्षा बनाया जाए और प्रत्येक जिले में इसकी उचित व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों की स्थापना। वुड ने संस्तुति की कि भारतीयों के द्वारा जो तीव्र उत्कंठा अंग्रेजी भाषा के प्रति जागृत हुई है,
उसे देखते हुए भारत के बड़े नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, चाहे लॉर्ड मैकाले रहे हों, चाहे चार्ल्स वुड रहे हों, इन सब ने पाश्चात्यकरण पर विशेष बल दिया। और वुड का भी झलक आ गई इसमें जब इन्होंने इस बात की संस्तुत की कि इन विश्वविद्यालयों का निर्माण लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श रूप में रखकर ही किया जाना चाहिए। यानी कि विश्वविद्यालय की स्थापना पर तो इन्होंने जोर दिया, लेकिन इनका ये कहना था कि जो ये विश्वविद्यालय थे उनका आदर्श हमारा क्या रहेगा, उनका मॉडल रूप रहेगा लंदन विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट है सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था। उनका ये कहना था कि समस्त सरकारी संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के स्वरूप की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। अब दो तरफा बातें इनके संस्तुतियों में क्लियर हुई। पहला, इन्होंने कहा कि सरकारी संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा होगी वो धर्मनिरपेक्ष होगी, उसमें किसी भी धर्म को हम विशेष स्थान नहीं देंगे। परंतु इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि पुस्तकों के साथ पुस्तकालय में बाइबिल को अवश्य रखा जाना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, एक तरफ आप बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि पुस्तकालय में बाइबिल को भी रखना चाहिए। और इसके साथ इन्होंने एक बिंदु और जोड़ा था कि जो अध्यापक होंगे, अगर जो बच्चे बाइबिल पढ़ेंगे उसमें अगर जो उनको कहीं पे शंका होती, यहाँ पर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता, उसको समझाएगा कौन? अध्यापक। यानी कि अध्यापक भी पहले बाइबिल का अध्ययन करें, फिर वो बच्चों को भी समझाएं। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा यहाँ पर सिर्फ किताबों में वर्णित थी, बाकी इनका पूर्ण स्थान था कि धार्मिक शिक्षा जो है ईसाई धर्म की शिक्षा इन्होंने देनी चाहिए थी। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण। वुड के अनुसार शिक्षा के व्यवसाय को अन्य व्यवसायों के समान सम्मान प्राप्त होना चाहिए। बहुत अच्छा बिंदु था। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा का व्यवसाय है उसको अन्य व्यवसायों के समान ही सम्मान प्राप्त होना चाहिए। इसलिए उसने भारत के प्रत्येक प्रांत में शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना पर जोर दिया। शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज ऐसे कॉलेज जहां पर प्रत्येक शिक्षक को एक प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो किस तरीके से अपनी बहुआयामी विधियों के द्वारा बच्चों को अच्छे से शिक्षण दें और उनका सम्मान प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने वेतन प्रणाली, छात्र संख्या, विद्यालयों की स्थिति में सुधार करने पर पर्याप्त ध्यान दिया। अगला बिंदु है सहायता अनुदान प्रणाली। वुड के पूर्व में सहायता अनुदान प्रणाली लागू की गई थी, परंतु इसके लिए वुड ने कुछ नीति निर्देशक नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया और वो थे, पहला था विद्यालय में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। जो विद्यालय धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देंगे उन्हीं को सहायता अनुदान दिया जाएगा। दूसरा था कुशल प्रबंधन, प्रॉपर मैनेजमेंट जिनका बढ़िया होगा उन्हीं को सहायता अनुदान दिया जाएगा। तीसरा था अल्प शुल्क, जो अपनी फीस बहुत कम ले रहे होंगे उनको सहायता अनुदान दिया जाएगा। चौथा था प्रदत्त सरकारी अनुदान संबंधी नीतियों का पालन, यानी कि जो सरकारी अनुदान नीतियां हैं उनका जो विद्यालय पालन करेंगे उन्हीं को सहायता अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट था स्त्रियों की शिक्षा। चार्ल्स वुड स्त्री शिक्षा के बहुत पक्षधर थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा के महत्व को बताते हुए उसकी व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य बताया और स्त्री शिक्षा के लिए उदारतापूर्वक सहायता अनुदान प्रणाली की भी अनुशंसा की। उनका ये कहना था कि वो भारतीयों की उन्होंने बुरी बुरी प्रशंसा की थी जो कि स्त्री शिक्षा के प्रति सतर्क थे और अपनी पुत्रियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उन्होंने उन दानदाताओं की भी सराहना की थी जिन्होंने स्त्री शिक्षा के विकास के लिए उदार दान दिए थे। कंपनी के मालिकों ने भी गवर्नर जनरल को इस स्त्री शिक्षा के विषय की स्वीकृति के लिए बहुत बहुत बधाई दी थी और चार्ल्स वुड को शायद मैग्ना कार्टा इसीलिए कहा गया कि कुछ कमियों के होते हुए भी उसने कुछ विशेष बिंदुओं पर बहुत अधिक ध्यान दिया था। इस प्रकार वुड के घोषणा पत्र ने स्वीकार कर लिया था कि हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरफ केंद्रित होना चाहिए जिसकी अभी तक अवहेलना की गई है। किसकी अवहेलना की गई है? कि जीवन के सभी अंगों के लिए लाभदायक एवं व्यवहारिक शिक्षा। उस विशाल जनसमूह को शिक्षा किस प्रकार दें जो किसी सहायता के बिना स्वयं लाभदायक शिक्षा प्राप्त करने में पूर्णतः असमर्थ है। बहुत बढ़िया बिंदु था जिस पे इन्होंने ध्यान केंद्रित किया और इस शिक्षा के नियोजित प्रसार हेतु वुड ने नियोजित शिक्षा विभाग की रूपरेखा तैयार की और उनके अनुसार प्रत्येक जिला स्तर पर जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए जिसका सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन हो। उसे सहायता प्रदान करने के लिए उप शिक्षा डायरेक्टर, निरीक्षक, सहायक निरीक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए।
इस प्रकार हमने देखा कि अपनी संस्तुतियों के अतिरिक्त वुड ने क्रमबद्ध शिक्षा पद्धति यानी कि ग्रेडेड स्कूल सिस्टम, व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन और रोजगार आदि के संदर्भ में भी व्यापक विचार प्रस्तुत किए हैं। अब हम देखते हैं कि वुड का घोषणा पत्र आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास यात्रा का अनूठा पड़ाव है और यहाँ से वास्तविक शिक्षा के स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। यद्यपि शिक्षा में वुड के डिस्पैच आ जाने के बाद में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, परंतु उसमें कुछ कमियां भी निहित थी, परंतु उन गुणदोषों के आधार पर भी वुड के घोषणा पत्र ने जन शिक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया। इसीलिए इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद।